हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना 12th पीसीबी से पास किया है या फिर जो अभी 11th 12th अपना पीसीबी से कर रहे हैं। एक पीसीबी स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो अपना 12th के बाद किस कोर्स में एडमिशन लेंगे, किस कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट है, कौन सा कोर्स उनके लिए इजी है, कौन से कोर्स को देख करके वे अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे सवाल होते हैं। इवन जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका नीट किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया है तो वे किस कोर्स में एडमिशन लें, क्या मेडिकल के अलावा भी कोई दूसरे कोर्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारे सवाल जो आपके मन में हैं, आज उन सब का यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट 50+ कोर्स जिसको आप 12th पीसीबी के बाद कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहले हम ब्रांच देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी ब्रांच में जा सकते हैं। मान लो सबसे पहला एक प्लेन आपकी रहती है बीएससी, आप बीएससी में जा सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। या फिर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आप मेडिकल में जा सकते हो। मेडिकल में क्या, MBBS, BMS, BUMS, BHMS, BDS, इसमें काफ़ी सारे आपके कोर्स रहते हैं जिनका ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। ठीक है, वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे। अगर आप बाय चांस बीएससी या फिर मेडिकल में भी नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हो पैरामेडिकल में जा सकते हो। पैरामेडिकल में भी आप डिग्री ले सकते हो या फिर डिप्लोमा ले सकते हो। ये डिप्लोमा आपके पैथोलॉजी लैब या फिर न्यूरोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब, इन सब के हो सकते हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे कि कौन सा डिप्लोमा में हम क्या चीज़ सीखते हैं। या फिर आप नंबर 4 ले सकते हो, यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर PSU में जाना चाहते हो। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बीएससी कर ली। बीएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आपने मान लो बीएससी कर लिया, अभी हम वहाँ पर चल रहे कि प्लेन बीएससी क्या है, ऑनर्स बीएससी क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मान लो आपने बीएससी कर ली, बीएससी करने के बाद क्या आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने बीएससी की है और बीएससी के बाद आप नौकरी करना चाहते हो तो आप अगर किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी में आपको बहुत ही मुश्किल से नौकरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप केमिकल से बीएससी करते हो, मतलब केमिस्ट्री से बीएससी करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में एज ए लैब बॉय रख लिया जाता है। लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो बीएससी प्लस आपका बीएड से आप जो है एक टीजीटी के फॉर्म आते हैं, आप टीचिंग लाइन में टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। नहीं तो फिर बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस। ये जो बीएससी आपकी मोस्टली जो होती है वो 3 साल की होती है, कोई बीएससी 4 साल की भी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में बीएससी 4 साल की होती है और कौन से सब्जेक्ट में बीएससी 3 साल की होती है। तो आप 3 साल की बीएससी, 2 साल की आपकी एमएससी होती है, इसको मास्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, 2 साल की एमएससी। अब एमएससी करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। जैसे कि मान लो आपके ने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी की तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। आपने इन्वायरमेंटल साइंस से की तो आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हो। अगर आपने केमिकल से की तो आप केमिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आप जा सकते हो। अब एमएससी के बाद जो भी रिसर्च में जाना चाहता है वो अपनी पीएचडी कर सकता है। याद रखना, पहले बीएससी, फिर एमएससी, फिर पीएचडी। ठीक है, ये पीएचडी मिनिमम आपकी 2.5 to 6 ईयर तक होती है। ठीक है, आप यानी कि आपकी जो पीएचडी होती है वो 2.5 साल से 6 साल तक होती है। यानी कि इसके बीच में आप कभी भी अपनी थीसिस जमा कर सकते हो। अब क्या होता है कि जब आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो और पीएचडी करते हो तो आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जब आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी करते हो तो आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी और एमएससी और पीएचडी में किस प्रकार से हम अपनी स्कॉलरशिप फेलोशिप प्राप्त करें तो इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा कि आपको बीएससी में किस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलती है और एमएससी में किस प्रकार से फेलोशिप मिलती है और पीएचडी में किस प्रकार से फेलोशिप मिल सकती है। आप जब बीएससी के बाद बीएड कर लोगे तब आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। टीजीटी एक टीचिंग जॉब होती है। इसी प्रकार से एमएससी करने के बाद आप जब बीएड करते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। ये पीजीटी भी एक टीचिंग के लिए जॉब होती है। या फिर आप एमएससी के बाद अपना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर JRF
CSIR-GRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप GRF क्वालिफाई करने के बाद आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। या तो आपके पास नेट होना चाहिए, आपके पास CSIR-GRF होना चाहिए, या फिर आप गेट के थ्रू भी आप PhD कर सकते हो। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इनके लिए जो नेट होता है, CSIR होता है, गेट होता है, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें बताऊंगा आप अपना नेट किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हो, CSIR-GRF किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर गेट किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हो। जिस प्रकार से CSIR-GRF होता है उसी प्रकार UGC, याद रखना, UGC आपका नेट भी होता है। ये दोनों अलग होते हैं, CSIR-GRF और UGC नेट। आने वाली अगली वीडियो में इनके बारे में बात करूँगा कि नेट क्या है, CSIR क्या है, गेट क्या है, UGC नेट क्या है, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि BSc, MSc या फिर PhD में आप किस प्रकार से फेलोशिप ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका नॉर्मल, जो आपने पहले BSc की, फिर उसके बाद MSc की, रिसर्च में जाना चाहते हो तो फिर आप PhD कर लोगे। PhD करने के बाद आपके FRS वगैरह कोर्स होते हैं, ठीक है। ये फर्दर बहुत हायर एजुकेशन के कोर्स होते हैं। अब आपने ये कर लिया, अब मान लो आपको BSc में जाने का कोई शौक नहीं है, आपको जाना है मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में जाने के लिए आजकल एक नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जा सकते हो BAMS, BUMS, BHMS या फिर BDMS या फिर MBBS, ठीक है। एक आपकी BBSc भी होती है जहां पर आप एनिमल का ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बताएंगे, चलेंगे 1 बाय 1। ये अभी केवल मैं एक आपको ऊपर से ब्रॉड बता रहा हूँ, ठीक है। पैरामेडिकल में भी कुछ डिग्रियां होती है, जैसे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा होते हैं, जैसे CMS ED हो गया, MLT हो गया आपका, EG ECG, काफ़ी सारे डिप्लोमा होते हैं जो आपके पैरामेडिकल में काम आते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब होती हैं, वे गवर्नमेंट जॉब आपकी पुलिस हो सकती है, वो गवर्नमेंट जॉब आपकी आर्मी हो सकती है, वो गवर्नमेंट जॉब आपकी पोस्टमैन हो सकती है। कुछ PSU होती है, PSU क्या, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो कि सरकारी होती है, गवर्नमेंट होती है, उन कंपनी में आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे 1 बाय 1 सब के लिए। तो आइए पहले चलते हैं BSc पे, ठीक है, कि हमारा BSc क्या है और BSc में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना, BSc आपकी होती है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस ये 2 प्रकार की होती है, या तो आपकी ये हो सकती है ऑनर्स, याद रखना, या तो ये हो सकती है आपकी ऑनर्स, या फिर हो सकती है प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले BSc प्लेन को समझते हैं कि BSc प्लेन क्या है। BSc प्लेन में आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो आपके पास जूलॉजी है, उसके साथ आपके पास बॉटनी है, और उसके साथ आपके पास केमिस्ट्री है, ठीक है। या फिर आपके पास ये सब्जेक्ट ना होकर आपके पास मान लो माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, या फिर केमिस्ट्री है, या फिर इन 3 सब्जेक्टों के अलावा भी आपके पास ये ना हो करके जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आपने सुना होगा BSc वाले स्टूडेंट से कि वे ZBC से कर रहे हैं, ZMC से कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है, Z फॉर जूलॉजी, B फॉर बॉटनी, C फॉर केमिस्ट्री। यानी कि आपको प्लेन BSc में ये 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BSc जेनेटिक्स, वो हम सब लिखेंगे, जो भी जितने भी आपके कोर्स होंगे, चाहे साइकोलॉजी हो, एनाटोमोलॉजी हो, ठीक है, वे हम सारे कोर्स पर चलेंगे। अब BSc ऑनर्स क्या होता है। BSc ऑनर्स में आपको पूरे 3 साल केवल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, या तो फिर वो आपका जूलॉजी हो सकता है, या फिर आपका बॉटनी हो सकता है, या फिर आपका केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, या तो आपका जूलॉजी, या फिर बॉटनी, या फिर केमिस्ट्री। अब इनमें भी आपको, जैसे मान लो जूलॉजी है, तो जूलॉजी के अंदर जितना आपका जेनेटिक्स आता है, जितनी आपकी इम्यूनोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, वो सब आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। यानी कि जो BSc ऑनर्स आता है, ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट, यानी कि स्पेसिफिक होता है कि आप केवल BSc ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम BSc किन किन सब्जेक्ट से, तो ये रहे हमारे BSc के कुछ बेस्ट कोर्स जो मैंने आपके लिए चुने हैं, ठीक है। इन BSc कोर्स का आने वाले समय में काफ़ी क्रेज होने वाला है और इनकी काफ़ी डिमांड होने वाली है,
ठीक है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि हम बीएससी में क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपका, जैसे मैंने आपको बता देता कि बीएससी प्लेन में आपको जेडबीसी मिल जाएगा, मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है। इसको बीएससी लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है या फिर बीएससी प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको ईजिली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी में क्या कर सकते हैं आपके, जैसे कि मानसिक तनाव, टेंशन, यानी कि माइंड की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो, ठीक है। और आप, सबसे बढ़िया बात होती है कि आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे अगर आप बीएससी साइकोलॉजी से अपनी बीएससी करते हो, ठीक है। नंबर 3 है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का आने वाले समय में इतना क्रेज होने वाला बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कोरोना काल में सब अपने घरों में बैठे थे, लेकिन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले ऐसे थे जो लैब में काम कर रहे थे, वैक्सीन की खोज कर रहे थे, ठीक है। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आने वाले समय में एक अच्छा आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हो, या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें ही होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से भी आप अपनी बीएससी कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है आपका बीएससी एनाटॉमी और बीएससी फिजियोलॉजी। ये दोनों ही एनिमल से रिलेटेड स्टडी होती है कि एनिमल की स्ट्रक्चर, एनिमल की शेप, ठीक है। तो उस सबको कौन डील करता है, बीएससी एनाटोमोलॉजी और बीएससी फिजियोलॉजी। इसके बाद आता है बीएससी कार्डियोलॉजी। बीएससी कार्डियोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी आपकी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होंगी, मतलब दिल से रिलेटेड जितने भी आपकी जो बीमारियां होंगी, वे सब किस में डील कराई जाएंगी, आपको कार्डियोलॉजी में। आप ले सकते हो बीएससी कार्डियोलॉजी, ठीक है। इसका भी आने वाले समय में काफ़ी क्रेज है। इसके बाद आता है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस सुनने में लगती है कि इन्वायरमेंटल साइंस में मतलब इतना क्रेज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस की डिमांड बढ़ने वाली है। इसके बाद आपका आता है बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी। डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये किडनी से रिलेटेड जितने भी आपकी डिजीज होती है, जितनी आपकी बीमारियां होती हैं, उन सब से कौन डील करता है, बीएससी डायलिसिस, ठीक। तो आपको मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि डायलिसिस थेरेपी क्या होती है, ठीक है। नंबर 9 में आपका आता है बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी अपने घर में मेडिसिन खाते हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, कोई भी एंटीबायोटिक हो, एंटी इन्फ्लामेटरी हो, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है, तो उन सबको आप क्या में डील करोगे, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बीएससी ऑनर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएससी ऑनर्स आप किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं, या तो जूलॉजी होगा उसमें, या फिर बॉटनी होगा, या फिर आपका केमिस्ट्री होगा। बीएससी ऑनर्स जो होता है, याद रखना, बीएससी ऑनर्स अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, रिसर्च में आप इनसे भी चले जाओगे, इसके बाद भी आप एमएससी पीएचडी कर सकते हो। लेकिन बीएससी ऑनर्स में इतना बेनिफिट रहेगा कि अगर आप जूलॉजी से हो, मान लो आपने बीएससी ऑनर्स में जूलॉजी ली, तो आप पूरे 3 साल उसी जूलॉजी में पढ़ते रहोगे, फिर अपनी एमएससी करोगे, फिर उसके बाद पीएचडी में चले जाओगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो बीएससी ऑनर्स का इतना फ़ायदा रहता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है, उससे ही आप आगे पढ़ सकते हो। इसके बाद एक कोर्स आता है बीएससी ऑनर्स में, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स होता है। एक्चुअली मैं आपको इसकी ड्यूरेशन बता दूं, ये बीएससी जेडबीसी से भी आपके 3 साल, ये भी साइकोलॉजी भी 3 साल, माइक्रोबायोलॉजी भी 3 साल की होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी 3 साल की होती है, कार्डियोलॉजी भी आपकी 3 साल की होती है, इन्वायरमेंटल भी 3 साल की होती है, डायलिसिस भी 3 साल की होती है, और बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन भी आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। यानी कि ये सारे आपके 3 इयर्स के कोर्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बीएससी ऑनर्स, या फिर जैसा आपकी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इसका समय भी सेम होता है, ठीक है। अब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो होती है आपकी 2 साल की हो, इसमें आपको नर्स से रिलेटेड सारी स्टडी कराई जाती है, ठीक है। एक होता है सर्टिफिकेट, बीएससी इन नर्सिंग, ये पोस्ट सर्टिफिकेट होता है, याद रखना, ये पोस्ट सर्टिफिकेट होता है, और इसकी ड्यूरेशन यानी कि इसका समय भी 2 साल की अवधि होती है इसकी। इसके बाद आते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में हम जितना भी पढ़ते हैं, उसके जो अप्लाइड, उसका जो यूज है, वो सब पढ़ाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीसीआर, आपने अपने इंटर में पढ़ा होगा ना, पीसीआर,
PCR चैन रिएक्शन क्या होता है, या फिर आपके एंटीबायोटिक बनाई जा रही हैं, तो वे सब कैसे बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, ये कोर्स आपका 4 साल का होता है, याद रखना 3 साल का भी होता है और 4 साल का, मोस्टली जो होता है आपका 4 इयर्स का ये कोर्स होता है। BSc इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपका जितने भी आपका खेती से रिलेटिव जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, ये भी आपका 4 साल का कोर्स होता है। BSc होम साइंस, ये आपका 3 साल का कोर्स है। BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc फूड टेक्नोलॉजी भी आपका 3 साल का है। इसके बाद आपका आता है BSc हॉर्टिकल्चर। BSc हॉर्टिकल्चर में क्या आता है कि कौन सा पेड़ कितने साल जी रहा है, या फिर कौन से पेड़ को हम किस प्रकार से सजावट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से बागवानी जो कहलाती है वो कहलाती है BSc हॉर्टिकल्चर। BSc जेनेटिक्स, BSc जेनेटिक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। आपने जेनेटिक्स पढ़ी थी, जिसमें आपको याद आ रहा होगा कि किस प्रकार से मैडलिब ने पी के प्लांट पे स्टडी की थी, जो मटर का पौधा था उस पर स्टडी की थी। ठीक है, तो ये सब आपका जेनेटिक्स में आता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके BSc में काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट कोर्स है। अगर आपको BSc करनी है तो आप इन कोर्स को कर सकते हैं। मेरे अनुसार आप अगर BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी या फिर BSc एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर करियर के लिए। अब ये हमने देख लिया BSc, अब देखते हैं मेडिकल में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ सिंपल सा। एक्चुअली मेडिकल की एक पूरी क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि नीट क्या है। ठीक है, नीट हम कब कर सकते हैं, नीट को कौन कर सकता है, नीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नीट का फॉर्म कब निकलते हैं, नीट का क्या क्राइटेरिया होता है, नीट टोटल कितने नंबरों का होता है, नीट पर हमें कितने नंबरों पर कौन सा कॉलेज मिलता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एक सिंपल समझ लेते हैं मेडिकल। अगर आपको मेडिकल में जाना है, मेडिकल में मतलब वो मेडिकल नहीं जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलती है। मेडिकल का मतलब होता है आपको MBBS, BHMS, BHMS, BUMS, BDS या फिर BVSC एंड AH एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये कोर्स आपके मेडिकल में होते हैं। मेडिकल में आप नीट के थ्रू, याद रखना किसके थ्रू, नीट के थ्रू आप इन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हो। MBBS क्या होता है, जितनी भी आप एलोपैथी दवाई खाते हैं, जो अंग्रेजी दवाई होती है, भी आपके आते हैं MBBS में। BMHS यानी कि जो आप होम्योपैथिक दवाई खाते हो, आपने देखी होगी ना छोटी सी डिब्बी में वाइट कलर की आपको गोलियां मिलती हैं। ठीक है, वे कहलाती हैं आपकी होम्योपैथिक। BUMS मतलब यूनानी दवाई जो रहती हैं वे आपकी होती हैं BUMS में। BDS डेंटल से रिलेटेड होता है। आप देखते होंगे जब कभी भी आपके दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हो, तो वे कहलाते हैं BDS। फिर इसके बाद आप BBSC करके या फिर BBSC और AH जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनके लिए होता है BBSC एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, AH। ठीक है, इसके बाद भी एक कोर्स होता है इसमें BAMS क्या होता है, ये एक आयुर्वेदिक कोर्स होता है जिसकी आने वाले समय में काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है। BMS यानी कि MBBS हमारा एलोपैथी होगा, BHMS हमारा होम्योपैथिक से रिलेटेड होगा, BUMS हमारा यूनानी से रिलेटेड होता है, BDS हमारा डेंटल से रिलेटेड, BBSC एंड AH जो होता है वो वेटनरी, जो पशु होते हैं ना, जैसे एनिमल हो गया, जो भी एनिमल लवर होते हैं तो उनके लिए BBSC। ये क्या करते हैं, ये जो पशु होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं वेटनरी वाले। BMS ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। तो ये हम सब कर सकते हैं नीट के थ्रू। अब मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ कि नीट क्या है, कौन कौन से कोर्स होते हैं नीट में, कौन से कोर्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है, कितने नंबरों का क्वेश्चन होता है, फॉर्म कब आते हैं, किस प्रकार से आप स्मार्ट वर्क करके उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अब बात करेंगे हम पैरामेडिकल में कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स आपके तो अब बात करते हैं कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल में भी क्या होता है कि पैरामेडिकल में कुछ आपकी डिग्री होती है, कुछ आपके डिप्लोमा होते हैं। ठीक है, अब ये डिग्री कौन कौन सी होती है, जैसे कि नंबर 1 आती है आपकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग।
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपकी 4 साल की होती है, याद रखना, ठीक है। जो कंप्लीट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है वो 4 साल की होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में जितने भी आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद फिर आप मास्टर पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब इस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपको जितनी भी नर्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, ठीक है, वो सारी की सारी किस में कवर कराई जाती हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। इसके बाद आता है बी फार्मेसी, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। याद रखना ये कोर्स भी आपका 4 साल का होता है, जो आपका बी फार्मेसी होता है, ये कोर्स भी आपका 4 साल का होता है। इसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी दवाइयों की कंपनी है उनके बारे में बताया जाता है, दवाइयों की कंपोजिशन बताई जाती है। तो जितना भी आपका दवाई कहाँ से बनती है, कहाँ पर आपकी मार्केटिंग होती है, वो सब आपको कहाँ पर किस में बताया जाता है, बी फार्मेसी, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। टोटल कोर्स ड्यूरेशन यानी कितने कितने समय के लिए होता है, ये 4 साल के लिए। इसके बाद आता है बीएससी इन रेडियोग्राफी। बीएससी रेडियोग्राफी आपका 3 साल के लिए होता है, जिसमें हम रेडियोलॉजी से रिलेटेड जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, रेडियोग्राफी में। इसके बाद आता है बीएससी ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ओटी। जो आपके जितने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज हो रहे हैं, किस प्रकार से हम ऑपरेशन से पहले तैयारी करते हैं, ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके जैसे डिलीवरी हो गई, इवन जो एक ऑपरेशन थिएटर वाला, जो एक ऑपरेशन थिएटर की जिसने पढ़ाई की है वो डिलीवरी भी आराम से करा सकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर, उसको बीएससी इन ओटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद आती है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि अगर आपकी बोन में प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके इलाज के लिए आप जाओगे बीपीटी के पास। और बीपीटी डॉक्टर ऐसा होता है जिसका चार्ज, मिनिमम चार्ज जो होता है एक बार देखने का, वो 200 टू 250 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है बीपीटी, ये भी आपका 3 से 4 साल का कोर्स होता है बीपीटी का। इसके बाद आता है बीएससी इन ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी। ऑप्थेलमिक क्या होता है कि ऑप्थेलमिक मतलब कि जो आपकी आई होती है, जो आपकी आँख होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है वो सब कवर क्या में होती है, ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये कुछ आपकी बेस्ट पैरामेडिकल डिग्री थी जो मैंने आपको बताई। इसमें भी आपकी जो मोस्ट है, एक तो आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गई, आपकी जो फार्मेसी है, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हो तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद आपकी बीपीटी। मेरे हिसाब से ये 3 डिग्रियां जो है जो पैरामेडिकल में हैं वे आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप इन पर जा रहे हो तो काफ़ी आप फ्यूचर में अपना करियर अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा में। जो मोस्टली ऑफ डिप्लोमा होते हैं वो 2 साल के होते हैं। पहला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी। वेटनरी क्या होता है, जो भी आपके एनिमल से रिलेटेड, यानी कि जो पशुओं से रिलेटेड जितनी भी चिकित्सा होती है वो सब क्या आती है, वो वेटनरी, यानी कि जो पशुओं का जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं वेटनरी। पिछले उसमें मैंने बताया आपको, जो बीबीएससी एंड एएच होता है, जो कोर्स होता है नीट में, वो आपका पशु चिकित्सक ही कहलाता है, ठीक है। आने वाले अपने अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा नीट के बारे में, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दूसरा क्या होता है कि डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, कि आपका जो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, मतलब जहाँ पर आपके मेडिसिन बन रही है वहाँ पर आपका, आपने सुना होगा एमआर, ठीक है। एमआर का प्रोसीजर बनाना, वहाँ पर किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है एक फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। फार्मेसी जो इंडस्ट्री होती है उनमें किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, वो सब आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में आता है। इसके बाद आप कर सकते हो एमएलटी। आपने देखा होगा कि पैथोलॉजी लैब होती है जहाँ पर आपका खून चेक होता है, जहाँ पर आपका ब्लड चेक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर सकते हो एमएलटी। एमएलटी मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। वहाँ जो भी आप एमएलटी करने के बाद किसी भी पैथोलॉजी लैब में एज ए टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद सीएमएस एंड ईडी, ये भी 2 साल का कोर्स होता है आपका। डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी, फार्मेसी मैनेजमेंट भी 2 साल का होता है। एमएलटी भी आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है। सीएमएस एंड ईडी आपका 1 साल का होता है, ठीक है। ओटी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, ये भी आपका 2 साल का होता है। डी फार्मा भी आपका 2 साल का होता है। सेम रहता है जैसे कि आपका बी फार्मा में रहता है, डी फार्मा में भी सेम रहता है कि डी फार्मा करने के बाद आप एमआर बन सकते हो, ठीक है।
जो डॉक्टरों के पास जा करके अपनी दवाइयों का प्रचार करते हैं, उनको एमआर बोलते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा कर सकते हो आप एएनएम कर सकते हो। आप देखते होंगे अपने आसपास के जो आंगनवाड़ी में सिस्टर होती हैं वे एएनएम के थ्रू ही आती हैं। आप जीएनएम कर सकते हो। जीएनएम में क्या होता है कि आप जीएनएम करने के बाद किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो। इसके बाद कुछ न्यूरोलॉजी में आपके डिप्लोमा आते हैं, जैसे ईईजी, ईसीजी। ईईजी मतलब जो आपका मस्तिष्क से रिलेटेड, जो आपके माइंड से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उसको पता लगाने के लिए हम ईईजी करते हैं। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें क्या करते हैं कि हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है हम उनका पता लगाते हैं। अब इसके बाद आते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में भी कुछ डिप्लोमा आते हैं, जैसे कि एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का डिप्लोमा अलग से आता है, अल्ट्रासाउंड का डिप्लोमा अलग से आता है, एमआरआई का डिप्लोमा अलग से आता है, सीटी स्कैन का डिप्लोमा अलग से आता है। इनका जो टाइम होता है वो 2 साल के आसपास ही होता है। ठीक है, चाहे वो आपका न्यूरोलॉजी हो या फिर आपका रेडियोलॉजी हो। मैं यहाँ पर आपको एक बात बतानी भूल गया कि आप बीएससी इन पैथोलॉजी भी कर सकते हो डिग्री में। बीएससी इन पैथोलॉजी, बीएससी इन पैथोलॉजी ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। और बीएससी इन रेडियोलॉजी, ठीक है, बीएससी इन रेडियोलॉजी भी कर सकते हो आप। तो ये आपको कुछ पैरामेडिकल के कोर्स थे। अगर आप इसमें बात करो कि आपके डिप्लोमा में कौन से अच्छे होते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका एक तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, आप एक्सरे चूज कर सकते हो। रेडियोलॉजी के तो सारे ही आपके जितने भी डिप्लोमा हैं वे सभी अच्छे हैं। ठीक है, एमएलटी भी आजकल हर कोई कर रहा है, तो एमएलटी भी इतना वो नहीं रहेगा। एएनएम कर सकते हो आप। ठीक है, और ये डिप्लोमा मेरे ख्याल से आपके बेस्ट डिप्लोमा है। जिसके बाद मतलब क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि एक तो इनका क्रेज इतना है, काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात इन्हें बच्चे करना पसंद नहीं करते। डिप्लोमा में जाते हैं, खाली क्या देखते हैं कि हमको एमएलटी करनी है या फिर डी फार्मा करना है। एमएलटी और डी फार्मा के ऊपर भी अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वे अगर डिप्लोमा चूज करते हैं तो एमएलटी और डी फार्मा आपका चूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपको कुछ पैरामेडिकल डिप्लोमा के कोर्स। इसके बाद जो है कुछ गवर्नमेंट जॉब देख लो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, याद रखना, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप फिर मान लो आप 12th के स्टूडेंट हो, आपके पास 12th में पीसीबी थी और आपको अब गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ठीक है, वो यूपीएससी के थ्रू हो सकती है, ठीक है, एसएससी के थ्रू हो सकती है, आर्मी, पुलिस, इवन जो आपके आगे फर्दर जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, जैसे लेखपाल हो गया। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप फिर बीए चूज करो अगर आपको जाना है यूपीएससी में। ठीक है, बीए चूज करो। अगर आपको जाना है बैंक में जाना है, ठीक है, तो फिर आप चूज करो बीकॉम। इसके अलावा भी आप बीए और बीकॉम करने के लिए मतलब क्या होता है, अगर जैसा आप बीए में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, तो वही आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी का हो, ठीक है, या फिर आपका किसी भी जो 12th से जितने भी आपके फॉर्म निकलते हैं उन सब में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। तो बीए ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसके अलावा भी आप एलएलबी कर सकते हो। ठीक है, बीएससी एलएलबी होती है कि इंटीग्रेटेड भी होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दो डिग्रियों को ज्वाइन करना। ठीक है, तो बीएससी एलएलबी कर सकते हो आप, या फिर एलएलबी कर सकते हो आप। पीसीबी वाले स्टूडेंट बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक भी किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, वे कर सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, या फिर दूसरा बीटेक इन मोलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोसेस में कर सकते हैं, या फिर नंबर 3 बीटेक इन इंडस्ट्री, याद रखना,
इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अपना बीटेक कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। या फिर नंबर 4 बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, वे अपना बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बीटेक क्या होता है कि बीटेक आपका 4 साल का हो, बीटेक चाहे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो, बीटेक मोलिकुलर एंड सेलुलर हो, या फिर बीटेक इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर फूड टेक्नोलॉजी हो, बीटेक आपका 4 साल का होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे हम नीट के बारे में कि नीट क्या है और नीट से मेडिकल फील्ड में हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें नया लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये लेक्चर किसी दूसरे की लाइफ को चेंज कर सकता है, किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस लेक्चर को। इसी के साथ थैंक यू।